अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम असरा शेख एंड आज आप मिलेंगे प्रोफेसर वजाहत हुसैन साहब से। सर एक लेजेंडरी बॉटनिस्ट, वंडरफुल एजुकेशनिस्ट, लाइफ टाइम लर्नर एंड प्राइड ऑफ एमयू एंड अ बेस्ट टीचर। सर 24 जुलाई 1962 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचिंग एंड रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के साथ साथ वेरियस अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिल चुके हैं एंड वी प्राउडली से हिम बॉटनिस्ट ऑफ एमयू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, if you don't mind, I want to hear more about you. Yes, sir. मेरी पूरी प्राइमरी एजुकेशन देहरादून में हुई। अब आप ये मत समझिए कि बहुत बड़े स्कूल, जूनियर स्कूल वगैरह में नहीं, बहुत मामूली स्कूल में मैंने तालीम हासिल की। और ये तालीम भी प्री इंडिपेंडेंस से पहले की कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। या मैं इसको ऐसे कहूँ कि क्लास स्टैंडर्ड 4 तक मैंने नॉन इंडिपेंडेंट इंडिया में तालीम हासिल की और मुझे अच्छी तरह याद है, उससे मुझे आज़ादी का एक एहसास होता है कि घर के सामने पुलिस ऑफिसर्स घोड़े पर बैठकर जब चलते थे और कोई हिंदुस्तानी शहरी रास्ते में आ गया तो वो घोड़े का चाबुक उनको मारते थे। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी और मैं अपने वालिदैन से पूछता था कि ये क्या है। उससे मुझे एहसास होता था कि हम एक ग़ुलाम मुल्क में रह रहे हैं। बहरहाल आज़ादी नसीब हुई और तालीम कुछ ब्रेक हुआ उसमें, लेकिन ब्रेक सिर्फ 1 ही साल का हुआ और उसके बाद मैंने पूरी तालीम BSc तक देहरादून से की। देहरादून में उस वक्त DAV कॉलेज पूरी यूपी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कॉलेज था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ हासिल की और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद वहाँ मौजूद थे। इनमें ख़ास तौर से बॉटनी के उस्ताद जिनका मैं जिक्र करूँगा वो सोमदेव शर्मा साहब थे। इस कदर अच्छे टीचर थे कि पूरी क्लास में 75 लड़कों की क्लास थी, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। लेकिन क्लास के बाद वो इतना फ्रेंडली हो जाते थे कि कंधे पे हाथ रख के बात करते थे। उनसे मैंने बहुत सीखा है और मुझे कहने में कोई तामुल नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है कि जो कुछ भी मैं आज हूँ सिर्फ उस वक्त की वो ट्रेनिंग, ख़ास तौर से प्लांट टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, हर क्लास के बाद 10 मिनट पहले क्लास छोड़ते थे और फील्ड में ले जाने के बाद पौधे दिखाते थे और फिर अगली क्लास में बच कहते थे कि पिछले हफ्ते फील्ड में क्या देखा था, इस लेक्चर में वो मैं बताऊंगा, उन दोनों को कोऑर्डिनेट कीजिए। तो इस कहने का मतलब मेरा ये है कि टीचिंग में एग्जाम्पल्स और ख़ास तौर से बॉटनी, जूलॉजी, इन 2 सब्जेक्ट में या वाइल्ड लाइफ में ख़ास तौर से फील्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। अलीगढ़ में भी मेरा जब टीचिंग कैरियर शुरू हुआ मैंने भी वही चीज़ें अपनाई जो मेरे उस्ताद सोमदेव शर्मा साहब करते थे। मैं 10 मिनट पहले BSc की
और एमएससी क्लास छोड़ता था और साथ में लेकर बॉटनी डिपार्टमेंट के बैक में मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे थे, वो दिखाता था। फैमिली वाइज अरेंज कर रखे थे कि ये इस फैमिली का पढ़ाया है, अगले हफ्ते ये बात होगी, इसको देखिए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरी बाकायदा चेयरमैन साहब से शिकायत हो गई कि साहब वो 10 मिनट पहले क्लास छोड़ देते हैं और गार्ड में जाए तफरी करते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब बहुत जादीदा थे, उन्हें मालूम था। उन्होंने कहा कि आप उसकी फिक्र न कीजिए, चेयरमैन मैं हूँ, मुझे मालूम है वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। बहरहाल ये एक सरसरी सी बात है जो मैंने अर्ज करी। बहरहाल मैं बीएससी करने के बाद यहाँ पर आया, एमएससी किया और गार्डनिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए प्रोफेसर कफील अहमद चौधरी साहब उस पर चेयरमैन थे, जो खुद एफआरआई में वुड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर रह चुके थे। जाकिर साहब उनको खुद लेकर आए थे यहाँ पर एज ए चेयरमैन। देहरादून के ताल्लुक़ से मेरा बहुत ख्याल करते थे और मुझे ये देख कर के मुझे प्लांट का इंटरेस्ट है, गार्डन का इंचार्ज बना दिया। एमएससी किया। एमएससी के बाद मुझे स्कॉलरशिप ना मिल सका और मैं शाहजहाँपुर चला गया। वहाँ जीएफ कॉलेज मशहूर कॉलेज है जो बीएससी तक था, मैंने वहाँ 1 साल पढ़ाया। जब मैं कॉन्वोकेशन में आया तो चौधरी साहब से दुआ लेने गया तो उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे याद रखा और डिग्री लेकर तुम मेरे पास आए हो। उस ज़माने में कॉन्वोकेशन में ही एमएससी वालों को डिग्री मिलती थी। बहरहाल मैं डिग्री लेकर आया और बहुत खुश हुए और बहुत हंस के कहने लगे, बंगाली थे, डंकी जॉब करेगा? मैं समझ नहीं पाया। फिर जोर से बोले, डंकी जॉब करेगा, हे बिजनेस करेगा। मैं समझ गया कि ये प्लांट टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी सर मैं तैयार हूँ। कहने लगे, हुमायूं कबीर इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर है, वो हमारा बहुत करीबी दोस्त है, बंगाली भाई है, हम जाएगा और उससे एक स्कॉलरशिप की भीख मांगेगा। तो मैंने बहुत ताज्जुब का इजहार किया। मैंने कहा सर आप भीख का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? कि हाँ, विद्या के लिए, इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए भीख मांगना बुरा नहीं है और मैं श्योर हूँ कि तुम्हें ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तुम अपना पता लिख दो, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको शायद ताज्जुब होगा, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे चौधरी साहब का ख़त शाहजहाँपुर में मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कॉलरशिप जिसकी वैल्यू 200 रुपये है पर मंथ 3 साल के लिए मिल गया है, आप आके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि सेशन का एंड था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर सेशन का एंड है, स्टूडेंट के कैरियर का मसला है, मेरे पास इंटरमीडिएट का फाइनल और बीएससी फाइनल की क्लासेस थी, बहुत मुश्किल में बच्चे पढ़ जाएंगे, इसलिए आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। उनका क्या बहुत अच्छी बात है, तुम अपने स्टूडेंट का ख्याल करते हो, जाओ और सेशन पूरा करो और अगस्त में ज्वाइन कर लेना। एक्सटेंशन उन्होंने दिलवा दिया और मैंने 1 अगस्त 1960 में एज ए रिसर्च स्कॉलर इस इदारे को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, बॉटनी डिपार्टमेंट में एज ए रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन किया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया कि 250 की तनख्वाह छोड़कर मैं 200 रुपये पर आया हूँ, लेकिन मेरे वालिद मरहूम ने मुझे बहुत तंबीह की थी कि इस वक्त ये 250 रुपये मत देखो, इस वक्त इल्म हासिल करने की कोशिश करो। ये 50 रुपये ज़्यादा मायने नहीं रखते,
बशर्त के तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वजीफ़ा या स्कॉलरशिप मिला है, ये एक ऑनर की बात है, इसलिए जाओ और 200 रुपये पर ज्वाइन करो। बहरहाल मैंने ज्वाइन किया और अल्लाह का करम है कि 2 साल तनदही से दिन रात काम करके पूरे अलीगढ़ का कलेक्शन मैंने पूरा किया और देहरादून FRI हर्बेरियम जाकर उसका वेरिफिकेशन किया। चौधरी साहब ने ये देखकर मुझे जुलाई 62 में, मैं वो दिन नहीं भूल सकता, 24 जुलाई को मैं डिपार्टमेंट पहुंचा, मेरे कमरे में आए और एक लेटर मुझे दिया, कहने लगे आज से आप रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं बल्कि आप टेम्परेरी लेक्चरर हो गए हैं और आकर ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट करो। मैं हैरान हो गया कि मुझे ज़ाहिर है उस वक्त लेक्चर की पे 400 रुपये थी और मुझे स्कॉलरशिप 200 रुपये मिल रहा था, तो मुझे एकदम डबल तरक्की मिल गई और मैंने आंसुओं के साथ, खुशी के आंसू थे, मैंने वो दिन ज्वाइन किया और अल्लाह का करम है वही 24 जुलाई के बाद 23 अप्रैल को परमानेंट उसका इंटरव्यू हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि उस समय PhD नहीं हो पाया था, बग़ैर PhD के सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर मैं वही बात बताऊंगा अपने स्टूडेंट को कि फील्ड वर्क बहुत अहम होता है। मैं बिल्कुल सही वाक़या बता रहा हूँ कि इंटरव्यू शुरू हुआ, मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मेरी PhD लिख लिया था मैंने, लेकिन पूरी नहीं हुई थी, सबमिट नहीं हो सके थे। सिन्हा साहब आगरा यूनिवर्सिटी से, आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल थे और बॉटनी के चेयरमैन, वो सेनेट कमेटी में ऐसे करके झुके, मेज थी और उसके बाद बगैर कुछ हाथ में लिए हुए बैठ गए और मुझसे पूछा, ये 23 अप्रैल 1956 की बात है, 54 के बाद से रहे। कहने लगे आजकल गेहूं के खेत कट जाते हैं और उसमें कुछ वीड्स निकलती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्या आप 2-3 वीड्स के नाम बता सकते हैं, क्योंकि सासनी का एरिया आपके रिसर्च में है। क्योंकि मैंने फील्ड वर्क किया था और आँख खोल के किया था, तो मैंने फौरन 3 वीड्स के नाम बताए। पहले का नाम था एल्हागी कैमिलोरम। एल्हागी कैमिलोरम एक वीड है जिसमें सिर्फ कांटे होते हैं, पत्तियां बहुत कम, और उसको ऊंट बहुत शौक से खाता है, इसीलिए उसका बॉटनी का नाम कैमिलोरम रखा गया है। ये अरब वर्ल्ड में बहुत होती है, यहाँ राजस्थान में और ड्राई एरियाज इंडिया के जितने हैं वहाँ गेहूं के खेत के बाद, गेहूं का खेत काटने के बाद बड़ी बड़ी हो जाती है और भेड़, बकरियां और ऊँट ख़ास तौर से उसको बड़ी रग़बत से खाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत होती है। मैंने उसका नाम लिया और 2 और वीड्स का नाम लिया, कार्थेमस टिंचोर। बहुत ज़ोर से सिन्हा साहब हंसे और झुककर उन्होंने वही 2 वीड हाथ में उठाई और मुझसे पूछा, व्हाट इज़ इन माई राइट हैंड, व्हाट इज़ माई लेफ्ट हैंड। मैंने कहा सर, राइट जो मैंने पहले बताई थी। इस सवाल के बाद यकीन कीजिए मुझ पर जो नर्वसनेस जो इंटरव्यू में होता है, और मेरा पहला इंटरव्यू था और अली यावर जंग साहब का पहला इंटरव्यू था, जिनकी शख्सियत इतनी ज़बरदस्त थी कि आदमी देख के कांप जाए। सुर्ख व सफ़ेद,
बहुत खूबसूरत इंसान। जो हालात में कांप रहे थे, मैं मुश्किल से कुर्सी को पकड़े हुआ था, अब मैं एज ईज होकर हाथ रख कर बैठ गया, क्योंकि मेरे उस सवाल से और सिन्हा साहब के अप्रिसिएशन से कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आइडेंटिफाई द प्लांट विदाउट सीइंग देम, दैट शोज यू वर्क इन द फील्ड very vigorously. I am very happy. So nice. And I will not ask any question except some character of these two families. जाहिर है कैरेक्टर फैमिली बताना मुश्किल नहीं था, वो मैंने बता दिए। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, और राव साहब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे बॉटनी के, उनको पास ओवर कर दिया। उन्होंने चंद सवाल मुझसे किए और मुझसे कहा कि जाइए। मैं बाहर निकला। जब मैं निकलने लगा तो सिन्हा साहब ने कहा कि आप से लोग बाहर पूछेंगे क्या सवाल किए, आप सब कुछ बता दीजिए, मगर इन पौधों के नाम मत बताइएगा। और दूसरी बात, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर हर्बेरियम, यू प्रिपेयर्ड योर हर्बेरियम इन सच ए नाइस वे। They are looking very fresh, green, and no leaf is faltered. That shows you put much labor, and these herbarium sheets are like that, yet one can put in the drawing room. मैं साहब, it is a big compliment for me. Thanks a lot for that. मैं कहकर चला आया। और अल्लाह का शुक्र है मेरा सिलेक्शन सिर्फ इसी बुनियाद पर हुआ, क्योंकि बाद में मुझे प्रोफेसर चौधरी साहब ने बताया कि तुम्हारा नहीं हो रहा था क्योंकि एक पीएचडी मौजूद थे। लेकिन उन पीएचडी के कैंडिडेट ने उन फैमिली देखकर भी बॉटनिकल नेम नहीं बता पाए, फैमिली के कैरेक्टर नहीं बता पाए, तो सिन्हा साहब ने कहा कि मैं इनको नहीं लूँगा। जिस शख्स ने बग़ैर देखे हुए बता दिया उसका सिलेक्शन है। बहुत देर तक डिस्कशन हुआ और आखिर में सिन्हा साहब की बात और दूसरे एक्सपर्ट की बात को वेटेज दिया गया और बादशाह साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो इस कहने का मकसद मेरी खुद नुमाई नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन, बल्कि सिर्फ ये है कि आदमी को जो काम करना चाहिए वो मेहनत लगन से करना चाहिए। जो काम एडवर्टाइजमेंट में था लाइकिंग ऑफ फील्ड वर्क, फील्ड वर्क यही है कि आप हर पौधे को उसको अच्छी तरह देखें। उसके लिए सरसरी तौर पर चलना नहीं बल्कि झुक के चलना पड़ता है, और बकौल चौधरी साहब के ये डंकीज जॉब है। लेकिन वो डंकीज जॉब आपको घोड़ा क्या सब कुछ बना देता है। और मैं आज भी अल्लाह का शुक्र और अपने तमाम उस्तादों का, ख़ास तौर से सोमदेव शर्मा साहब और प्रोफेसर चौधरी साहब का हर वक्त शुक्रगुज़ार रहता हूँ। मुझे इस सब्जेक्ट से मेडिसिनल प्लांट में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ, और 1985 से लेकर अभी चंद साल पहले तक मैं CCRUM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। आपको ताज्जुब होगा कि यूनानी में मैं तकरीबन 5 मरतबा फार्माकोपिया कमेटी का मेंबर रहा हूँ। कई दफ़ा मैंने उसको प्रेजाइड भी किया, ख़ास तौर से उस सेक्शन को जिसमें सर्वे ऑफ मेडिसिनल प्लांट और हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में बताने। यही नहीं, मुझे एक टर्म गवर्निंग बॉडी में रहने का हुआ। इसके अलावा आसू डर्ग, यानी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, आसू डर्ग कहते थे उसको,
आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, आसू टैब कहते हैं उसको। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाई पावर्ड कमेटी थी, उसमें मुझे 3 साल के लिए रखा गया और मैंने आयुर्वेदा और सिद्धा और होम्योपैथिक के साथ साथ यूनानी प्लांट्स के जो गलत आइडेंटिफिकेशन थे उन सब का करेक्शन किया और जो फार्माकोपिया बनी उसमें उसको ऐड किया गया। 5 वॉल्यूम्स उन किताबों के निकले। उसमें सब में मेरा एक कंट्रीब्यूशन था कि मैंने उन सब के बॉटनिकल नेम, हर किताब में 50 प्लांट थे तो 200 प्लांट बिल्कुल सही बॉटनिकल नेम और अपडेट नोमेनक्लेचर के साथ मौजूद रहे। इसी इंटरेस्ट में मुझे वो दिन याद आ रहा है 1986 का, जब फाउंडर ऑफ द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अब्बास हुसैन मसवी मेरे डिपार्टमेंट में आए। मैं उस पर रीडर था। कहने लगे कि मैंने वाइल्ड लाइफ एमएससी शुरू किया है और आपको उसमें एक पेपर पढ़ाना है। मैं ताज्जुब किया। मैंने कहा मैं उनका हॉस्टल फेलो रह चुका था। मैंने कहा मुस्वी भाई मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं बॉटनी का। कहे नहीं, मैं सिलेबस लाया हूँ, इसको देखिए और मैं ना नहीं सुनूंगा, आपको ये करना है। मैं कल फिर आऊँगा और आपसे यस सुनकर आपका टाइम टेबल फ्रेम करूँगा। आप मुझे बताइए कि आप किस दिन आपके क्लासेस कम हैं ताकि मैं उसी दिन वाइल्ड लाइफ के क्लासेस रखूँ। बहरहाल मैंने वाइल्ड लाइफ के क्लासेस उस वक्त से शुरू की और बहुत ही ख़राब हालात में मुख्तलिफ़ जगहों डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ को मैंने पढ़ाया। आज जो डिपार्टमेंट में अफीफुल्लाह खान साहब और जमाल साहब हैं वो पहले बैच के मेरे स्टूडेंट थे और मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र हासिल है कि मैं उनका एक अदना सा टीचर रहा हूँ। उसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट निकले और माशाल्लाह वो लोग कहीं से कहीं पहुँचे, ख़ास तौर से कश्मीरी। मैं ताहिर नक्काश जो डिजिगाम जो नेशनल पार्क है श्रीनगर का, डिजिगाम, उसके डायरेक्टर हैं। रऊफ जरगर डीएफओ हैं पहलगाम और आपके गुलमर्ग के। इतनी बड़ी पोजीशन है। मैं एक ट्रेनिंग कमेटी में, प्रोफेसर की ट्रेनिंग कमेटी में बॉटनी की गया। उनको मालूम हुआ, ये दोनों हजरात मेरे गेस्ट हाउस आए और मुझे मेरा टिकट नहीं था, उस टिकट को बदलवाया उन्होंने, 1 हफ्ता एक्सटेंड कराया और फिर पूरी वैली में मुझे ले गए और कहने लगे सर हमने सब प्लांट आपके जो आपने चार्ट दिया था एमएससी में उससे आइडेंटिफाई किए, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आप आए हैं तो हमारी कुछ हेल्प करें और जो प्लांट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके उनको आइडेंटिफाई करें। ये अल्लाह का करम था और मैंने तब बहुत सी वैलीज़ में नीचे उतर के उन प्लांट को कलेक्ट किया और उनकी लैब में जाकर आइडेंटिफाई किया और उनके चार्ट में उनकी जगह बनाकर रखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम है। और यहाँ मैं एक प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अरबी में तो नहीं कह सकता लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा मैं पेश करना चाहूँगा, जो कि मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा उसका रोल है। हजूर का फरमान है कि माँ बाप की खिदमत से रिज़्क़ में तरक्की होती है, यानी माँ बाप की अगर सेवा करेंगे तो आपकी रोज़ी रोज़गार में तरक्की होगी। और उस्ताद की खिदमत से इल्म में तरक्की होती है, यानी अगर आप अपने गुरु उस्ताद की सेवा करेंगे तो आपकी विद्या
या आपका इल्म में, आपके एजुकेशन में तरक्की होगी। मैं बहुत तो नहीं कर सका, लेकिन जो कुछ मुझसे बन पड़ा मैंने अपने तमाम उस्ताद किए। यहाँ तक कि मेरे लिविंग उस्ताद में सिर्फ प्रोफेसर SK सक्सेना साहब हैं जो गुड़गांव में रहते हैं। मैं हर साल दिवाली के बाद एक दिन जाकर उनसे ब्लेसिंग लेता हूँ, और वो इतना मुतासिर होते हैं कि उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप मुझे उस्ताद कैसे मानते हैं। मैंने सिर्फ 15 दिन किताब लेके जेनेटिक्स पढ़ाई है, क्योंकि कोई जेनेटिक्स पढ़ाने वाला डिपार्टमेंट में नहीं था। इम्तहान करीब थे तो चौधरी साहब ने कहा, सक्सेना साहब आप इनको थोड़ी सी जेनेटिक्स पढ़ा दीजिए क्योंकि इम्तहान बहुत करीब हैं। तो सिर्फ मैंने 15 दिन किताब लेकर पढ़ाई है, आप मुझे इतना रुतबा क्यों देते हैं। मैंने कहा साहब चाहे आपने एक दिन पढ़ाया हो या 15 दिन पढ़ाया हो, आप मेरे उस्ताद हैं और उस्ताद रहेंगे। माशाल्लाह ही इज़ 97 बट कीपिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल हेल्थ। ठीक है, ओल्ड एज की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। उनका लगता खुद बहुत बड़ा नर्सिंग होम चला रहा है, उसका डायरेक्टर है और बहुत बड़ा नर्सिंग होम है। वो उनका बेटा है, वो उनके साथ रहते हैं और दोनों मियाँ बीवी और उनके बच्चे उनकी इतनी खिदमत करते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जब भी जाता हूँ बेहद ख्याल करते हैं। तो मकसद मेरा कहने का सिर्फ ये है कि ये एक बहुत ही मामूली बात है कि आप माँ बाप की खिदमत से क्या मतलब है। कुरान शरीफ में 20वीं जगह माँ बाप क्यों आया है, वेदों में, वेदा में, सब जगह, गीता में, बाइबल में, हर जगह माँ बाप, खास तौर से माँ के सिलसिले में हर इल्हामी किताबों में यह तस्करा है कि तुम माँ की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करो, क्योंकि उसने तुम्हें 9 महीने हमल में रखा और 2 साल दूध पिलाया। इसलिए और इसीलिए बहुत सी किताबों में और बहुत सी प्रोवर्ब हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। इसका क्या मतलब है कि माँ आपकी हिम्मत करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत से घरों में देखता हूँ कि बड़े होने के बाद और बहुत अच्छे ओहदे पे पहुँचने के बाद लोगों के सुर बदल जाते हैं। वो माँ बाप को बिल्कुल हक़ारत की नज़र देखते हैं, ना कोई इज़्ज़त करते हैं, ना कुछ करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मेरे नज़र से ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी बुरी बात है, क्योंकि जिन लोगों की वजह से हम इस जगह पहुँचे हैं वो उनकी गोद थी। जब हम कुछ नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, अपने भूख का किसी चीज़ का इजहार नहीं कर सकते थे, वो माँ ही होती है जो आपको उस वक्त बेज़ुबान हर बात समझती है और आपकी खिदमत करती है। तो ये तो एक माशरती या एक सोशल आस्पेक्ट था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी बड़ा मैंने हासिल किया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे अब तक 4 लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड मिल चुके हैं। पहला UGC ने दिया और तिब्बिया कॉलेज वालों ने सिर्फ मेरे मेडिसिनल प्लांट के काम के ऊपर। फिर इंटरनेशनल कंजर्वेशन की एक मीटिंग अलीगढ़ में हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ने मुझे एक इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड दिया मेरे इस काम का। 30 साल डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी वालों ने, क्योंकि मैंने 1960 से लेकर रिटायरमेंट तक बॉटनिकल गार्डन फोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया। वहाँ बिल्कुल अलावा कांटों के कुछ नहीं था, सबको कटवा कर ले आउट करके एक बहुत खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन बनाया, जो अब
बहुत अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा कलेक्शन वहाँ प्लांट का मौजूद है। डिपार्टमेंट का बॉटनिकल गार्डन और फिर लैंड गार्डन डिपार्टमेंट में मैं इंचार्ज रहा, और वहाँ पर एज ए चेयरमैन ऑफ एनवायरमेंटल कमेटी मैंने तकरीबन 300-400 प्लांट जो बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं, खुशबू भी होती है, देखने में भी अच्छे लगते हैं और हार्डी भी हैं, वो मैंने कैंपस में लगाए हैं। अभी हाल में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मुझे अभी पिछले हफ्ते लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। सर, इमोशनल और फिलोसॉफिकल मीनिंग। Sir, is there a particular plant or botanical discovery that holds emotional or philosophical meaning for you? कोई ऐसा प्लांट जिससे आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट हो? जिससे इमोशनल अटैचमेंट। हाँ, ये मेरे कैरियर की बिल्कुल शुरू की बात है। मैंने जैसा कि पहले बताया था, एमएससी मैंने 1960 में एज ए रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। क्योंकि मेरा काम प्लांट टेक्नोमी या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट का था, इसलिए जितने भी टूर होते थे, एजुकेशनल टूर, उनको मैं ही ऑर्गेनाइज करता था। तो एज ए रिसर्च स्कॉलर ही प्रोफेसर चौधरी ने मुझे आगरा भेजा, और सक्सेना साहब, खालिद महमूद साहब और वसीम साहब, ये मेरे साथ बाकी टीचर थे, एमएससी के स्टूडेंट के साथ में वहाँ गया। और ताजमहल और बहुत से एरियाज़ वहाँ पर नर्सरी हैं, कुछ एरिया वाइल्ड भी हैं, उनका सबका सर्वे किया और बहुत है। वापसी में ताज नर्सरी से मैंने 6 पौधे जो तकरीबन 1-1.5 फीट साइज के थे, बॉटल पाम का खरीदे। उसको बॉटल पाम भी कहते हैं, रॉयल पाम भी कहते हैं। उस वक्त उनकी कीमत 10 रुपए थी। आप शायद हंसेंगे कि 10 रुपए क्या कोई बात, लेकिन ये मत भूलिए ये 1960 की बात है। मेरे पास थे पैसे, मैंने 60 रुपए में वो 6 पौधे खरीदे और यूनिवर्सिटी की बस थी, मैंने उनको रख लिया। लाने के बाद मैंने उनको बॉटनी डिपार्टमेंट के सामने 6 पौधे जो तकरीबन मैंने अगली सुबह लगवाए। और जहन में एक चीज़ थी जो मैं बाद में बताऊंगा, वो 6 पौधे लगाने में। और बिल मैंने प्रोफेसर चौधरी में ऑफिस में मैंने पेश किया। चौधरी साहब ने जब वो बिल देखा तो वो बिल को लेकर मेरे लैब में आए और काफ़ी नाराज़गी से कहने लगे, अरे भाई ये 60 रुपये यूनिवर्सिटी वाले कैसे पे करेंगे? तुमने 60 रुपये का प्लांट ले आया, क्यों लाया है? अगर पे नहीं किया तो तुम्हें किन देना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं ठीक है, मेरा स्कॉलरशिप से मैं पे कर दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, हम कोशिश करेगा पे हो जाए। मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ये नर्सरी है, ताज नर्सरी, उसी की रसीद है गवर्नमेंट की, तो यूनिवर्सिटी वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तुमने क्यों खरीदाए है? तो मैं उनको बाहर लाया। मैंने कहा सर मैंने ये लगा दिए हैं और मेरे जहन में एक बात है, हालांकि मैं पता नहीं डिपार्टमेंट में हूँगा नहीं होगा, लेकिन जहन में एक बात है। क्या है? बोलो, तुमका क्या बात है? मैंने कहा साहब जब ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मैं इनमें पहले प्लांट में बी लिखूंगा, दूसरे प्लांट पे ओ लिखूंगा, तीसरे प्लांट पे। ये एक साइड बॉटनी की हो गई, बीच में डिपार्टमेंट का गेट आ गया,
प्रिंस ऑफ वेल्स बॉटनिकल लैब, और उसके बाद फिर ANY। सामने इंजीनियरिंग कॉलेज रोड से वो बॉटनी पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ नज़र आएगा, लगेगा कि वो बॉटनी डिपार्टमेंट है। तो बहुत ज़ोर से हंसे, कहने लगे अच्छा आइडिया है, देखो क्या होता है, कुछ नहीं कह सकता, पता नहीं हम भी रहेगा नहीं रहेगा। मैंने कहा नहीं साहब, दे आर फास्ट ग्रोइंग और दे विल ग्रो वेरी क्विक। आज 2025 ख़त्म पर है, और अगर आप कभी डिपार्टमेंट जाएं तो आप उनको देखेंगे, आपको ताज्जुब होगा। मैंने बड़े बड़े टीन के उस पर लिखवाया और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। मैं उस पर चेयरमैन नहीं था। उसके बाद एक चेयरमैन साहब आए, उन्होंने उनको पता नहीं क्यों वो चीज़ पसंद नहीं आई, और उन्होंने 6 के 6 जो लिखे हुए अल्फ़ाबेट थे उनको हटा दिया। जाहिर है चेयरमैन थे, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लंबा सांस लिया और सब्र किया। अभी मैं तो रिटायर हो चुका था, जाहिर है मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अभी कुछ 4-5 साल पहले डॉक्टर गजाला जो विमेंस कॉलेज में सीनियर टीचर थी, वो चेयरपर्सन की हैसियत से डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। मैं उनसे मुबारकबाद के लिए गया तो उन्होंने ख़ुद तज़किरा किया कि सर मुझे याद है कि आपने ये लिखवाया था, मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा अपने ज़माने में लिखवा दूँ। मैंने कहा बहुत बड़ा काम करेंगी और मुझे बेहद खुशी होगी कि जो चीज़ मैंने सन 60 में इतने छोटे पौधे लगाए थे जो मुझसे 1000 गुना बड़े हो चुके हैं और ज़िंदा हैं, मौजूद हैं। और आप लगे तीसरे रोज़ जब सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे गया तो मैंने लिखा हुआ देखा BOTNY और खुशी हुई, और घर आकर मैंने 10 बजे के करीब डॉक्टर गजाला को फ़ोन की मुबारकबाद दी। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो लगा दिया, और वो अभी तक लगे हुए हैं। तो वो उनसे मेरी एक बहुत ही जज्बाती जज्बा है, और मैं जब भी बॉटनी डिपार्टमेंट से गुजरता हूँ तो मुझे अपने छोटे कद पे अफसोस होता है कि काश कि मैं भी इतना बड़ा होता, लेकिन जाहिर है ये बेवकूफ़ी की बात है और कुछ नहीं। वो पौधे अभी, जबकि जो फिश टेल पाल्म बाद में लगाए गए डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी रोड पर आप देखेंगे फिश टेल पाल्म लगाए गए थे। मैंने मेंबर गार्डन कमेटी बहुत मना किया मेंबर इंचार्ज को कि ये मत लगाइए, ये 15-20 साल के बाद सूख जाएंगे, क्योंकि फ्लावरिंग इतनी हैवी होती है कि पौधे मर जाते हैं। फ्लावरिंग हुई और तकरीबन सब प्लांट इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर आप कभी जाकर देखें सूखे हुए मिलेंगे। जब मैं 217 में वाशा साहब ने मुझे चेयरमैन एनवायरनमेंट कमेटी बनाया तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि उन 2 दरख्तों के बीच में बड़े बड़े काफ़ी महंगे बोतल पाम लगवाए, जो माशाल्लाह अब 8-7 साल के बाद काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब मैं मरीन चार साहब से कहूँगा कि रफ्ता रफ्ता वो उन सूखे दरख्तों को कटवा दें और रॉयल पाम बड़े हो जाएंगे और वो बहुत खूबसूरत होंगे। तो इनसे मेरा एक जज्बाती जज्बा है। किले में भी मैंने एक पूरी लॉन में लगवाए थे जो अभी भी बहुत अच्छी हालत में हैं।
सर सैयद हाउस में पिंक कलर का ट्री है। हाँ। जी जी। एक बहुत ही ज़रूरी और आई ओपनर वाक़या है, मैं बताऊंगा आपको। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं शांति निकेतन को विज़िट करूं, लेकिन इत्तेफाक है बंगाल कलकत्ते टूर पे गया, लेकिन मौका नहीं मिल सका कि मैं वहाँ का प्रोग्राम बना सकूं। लेकिन अल्लाह में मेरे ऊपर मेहरबान रहते हैं। 1990 में मुझे एक थीसिस शांति निकेतन से मेरे पास आई। वहाँ का फ्लोरा था और मोहम्मद ज़करिया मोंडल कैंडिडेट का नाम था। बहरहाल थीसिस बहुत आला दर्जे की थी, बहुत अच्छे कलर फोटोग्राफ थे और लगता था कि बहुत मेहनत से काम किया है। मैंने तकरीबन 1.5-2 महीना लिया उसको स्टडी करने में और बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट मैंने भेज दी और ये दुआ करता रहा कि खुदा करे मुझे इंटरव्यू में बुला लें, वायवाबोसी के लिए बुला लें, तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि मैं शांति निकेतन भी देख लूँगा और इस थीसिस का वायवाबोसी भी हो जाएगा। क्योंकि 2 एग्जामिनर होते हैं थीसिस के, उनमें से वाइस चांसलर किसी एक को कॉल करता है। उसमें एक साहब लखनऊ के थे, वो मेरे पास लिस्ट थी, और मैं अलीगढ़ से था। बहरहाल एक दिन मेरे पास टेलीग्राम आया और टेलीग्राम जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुआ कि उसमें मुझे इनवाइट किया गया था कि मैं सूटेबल डेट से उनके वाइवा के लिए शांति निकेतन जाऊं। बहरहाल मैंने प्रोग्राम बनाया और धनबाद है वहाँ पहुँचा। मैं वहाँ से करके पहुँच गया और जब मैं रक्षा से कैंपस में जा रहा था गेस्ट हाउस की तलाश में, इतबार से वाइस चांसलर ने गाड़ी भेजी थी, लेकिन गाड़ी ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए वो ड्राइवर लोकेट नहीं कर पाया और वो वापस चला आया मुझे लिए बगैर। तो मुझे रक्षा से आना पड़ा। तो रास्ते में मैं देखता हुआ जा रहा, बहुत अच्छे ट्रीज वो थे। बहरहाल मैं अतिथि गृह यानी गेस्ट हाउस पहुंच गया। अतिथि गृह लिखा हुआ था बंगाली में भी और हिंदी में भी। बड़ा इंटरव्यू हुआ, वाइवा हुआ और वाइवा के बाद लंच वाला हुआ और मुझसे उन्होंने कहा, डॉक्टर भट्टाचार्य थे, यंग पर्सन, कि मैंने 3:30 आप जाइए और गेस्ट हाउस में आराम करिए क्योंकि रात थके हुए हैं आप, और मैं अपने पीआरओ और डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ गाड़ी भेजूंगा ताकि वो पूरा कैंपस आपको दिखाए और आखिर में आप मेरे रेजिडेंस पे आ जाइएगा। वी विल हैव ए कप ऑफ टी एंड देन वी डिसाइड टुमारोज प्रोग्राम, आप कैसे जाएंगे, क्या होगा। मैंने कहा ओके। मैं आके सो गया और 3 बजे उठकर तैयार हुआ। बिल्कुल सही वक्त पर गाड़ी आ गई। मैं बस बैठा और चला। मुख्तलिफ यहाँ से गुजरते हैं, गाड़ी कहीं नहीं रुकी और मैं देख रहा काफ़ी अच्छे अच्छे एरिया थे। गाड़ी एक जगह रुकी और बहुत हल्का रविंद्र संगीत की आवाज़ मेरे कान में आई और इस तरह का खूबसूरत गेट और गार्डनिंग और हेजेस थी। तो मैं ये समझा
कि जैसे अलीगढ़ में है कि वाइस चांसलर की कोठी सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी गार्डनिंग, हेजेस कटी हुई, बहुत खूबसूरत दरख्त लगे हुए। तो बजस्ता मेरे दिमाग में आया कि मैं पीआरओ से कहूँ कि भाई वाइस चांसलर साहब के यहाँ तो हमें आखिर में जाना था, आप पहले क्यों ले आए। लेकिन कभी कभी खामोशी बहुत सी बलाओं को टाल देती है। ये मेरा बहुत बड़ा तजर्बा रहा है कि खामोशी वाकई बहुत सी बुलाओं को टाल देती। मैं खामोश रहा। इसी खामोशी के दौरान एक शख्स दौड़ा हुआ आया और उसने मेरे जूते, बराबर में पिजन होल बना हुआ था, मेरे जूते पकड़कर पिजन होल में रख दिए। और पीआरओ साहब ने इशारा किया हाथ जोड़कर, सर दिस इज आवर गुरुदेव हाउस। गुरुदेव हाउस का मतलब टैगोर का रेजिडेंस, गुरुदेव हाउस कहते हैं उसको। रविंद्र संगीत हल्की हल्की हो रही, तो मैं समझ गया कि ये, यकीन कीजिए गुरुदेव हाउस या टैगोर हाउस इतना मेंटेन था कि मैंने इतना मेंटेन घर आज तक नहीं देखा। हर कमरा, यहाँ तक कि उनकी बीवी की साड़ियाँ और तमाम जेवरात, और वो उनको इतना अच्छा डिस्प्ले कर रखा था उनके बेडरूम में कि मैं बयान नहीं कर सकता। कोई आदमी भी जूते समेत दाखिल नहीं हो सकता, जूते बाहर रखने पड़ते हैं। और हल्की रविंद्र संगीत पूरे घर में, बहुत बड़ा घर था, एक कमरे में वो ले गए जहाँ पर कभी टैगोर ने पेंटिंग करी होगी। तो आपको ताज्जुब होगा कि कई ब्रश जिनमें पेंट लगा हुआ था एजिल के साथ रखे हुए नजर आए, और साथ में उनका फोटो और तमाम उनकी पेंटिंग। पौधों, प्लांट का टैगोर को बहुत शौक था, कई प्लांट की तस्वीरें थीं। फिर मैंने उनकी राइटिंग में देखा कि प्लांट के बारे में कई जगह, ज़ाहिर है बंगाली में था, लेकिन कलकत्ते में जब मैंने रिसर्च की थी तो कलकत्ते मुझे तकरीबन हर 5-5, 6-6 महीने रहता था मैं, तो बंगाली मैंने काफ़ी सीख ली थी, तो थोड़ा बहुत पिकअप मैंने किया। बहरहाल पूरे सर्वे के बाद वो मुझे बाहर लाए, बहुत सी चीज़ें दिखाई, कॉमन प्रेयर हाउस वगैरह, जिस हाउस में मिसेस गांधी कभी ठहरी होंगी, जिस घर में कभी गांधी जी ठहरे होंगे, वो सब उन्होंने मुझे दिखाए। मैं बेहद मुतासिर हुआ। और उसके बाद आया, चाय भाई उनके साथ पी। उन्होंने कहा कि कल सुबह मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ कलकत्ता, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप ट्रेन पकड़ लीजिएगा। इट वॉज सो नाइस ऑफ हिम, है ना। बहरहाल अलीगढ़ रास्ते में पूरे वक्त मैं बहुत परेशान रहा, और जहन में यह रहा कि क्या हमारा सर सैयद हाउस, जो मैंने सन 60 और 61 में 62 में मैंने देखा था कि पूरी बलियां गिरी हुई थी, छप्पर की छत एक तरफ ढही हुई थी, दरो दीवार पर वो जो शेर है गालिब का, दरवार पर सब्जा गालिब, सब वाइल्ड प्लांट लगे हुए थे। मैंने वो प्लांट कलेक्ट भी किए हैं, मेरे कलेक्शन में हैं, और मैं इतना लाइल्म था, मुझे मालूम नहीं था। एक साहब गुजर रहे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा साहब ये कौन सा, तो बहुत बड़े मियाँ थे, बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे, बहुत सख्ती से उन्होंने कहा, अबे तुझे ये भी पता नहीं कि ये सर सैयद हाउस है। मैंने कहा सर सैयद हाउस है ये? कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी बहुत बेहुदा है, जिसने इस सर सैयद हाउस को इस हालत में पहुंचा दिया है, सब बलियां गिरी हुई हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं प्लांट कलर कर रहा हूँ। करिए, ये तो इसी काबिल है, गाय भैंस चल रही हैं, आप भी चलिए। बहुत सख्त आदमी थे, पता नहीं, और कहते हुए बुलवाते वो चले गए।
वो वक्त मुझे याद आया। लेकिन अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, निज़ामी शायद जानते होंगे, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, जो सीरिया के एम्बेसडर भी रहे हैं। उन्होंने बीड़ा उठाया और इस सैयद हाउस को जो मौजूदा सूरत है, और अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, मैं हर नमाज में इन दोनों हज़रात के लिए दुआ करता हूँ, सैयद हामिद साहब का दिल और जान से वो लगे रहे। और खलीक अहमद नाम को नाम था, प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी, उन्हीं के लड़के ने खलीक अहमद निज़ामी कुरानिक सेंटर बनाया है, जो यूनिवर्सिटी की नाक बना हुआ है, इस कदर खूबसूरत बिल्डिंग में। और उसके डायरेक्टर उनके भाई रहे, जो रिटायरमेंट कर गया। उसके बाद हमारे अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बहुत बड़ी शख्सियत हैं अलीगढ़ की, हमारे कदवाई साहब, रहीम अहमद कदवाई, सही माने में रहीम है। उन्होंने उसको पता नहीं कहाँ से हर साल कुरानी क्यूज और लेक्चरर, मुझे उन्होंने एज ए रिसोर्स पर्सन 2 लेक्चर में इनवाइट किया। मैंने बहुत वक्त लिया और तैयारी की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। कुरानिक प्लांट्स इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ कुरान। तो मैंने जितने भी कुरान शरीफ में पौधे आज जिक्र हुआ है, उन सबके फोटोग्राफ, उनकी फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिनल वैल्यू विद फिगर्स बताई। खासतौर से जैतून, काफूर, इंजीर, वतीन व जैतून 2 ही प्लांट, और खुरमा, खजूर कितनी जगह जिक्र हुआ है। अनब कितनी वैरायटीज हैं, अनब की 78 वैरायटीज, अनार की 89 वैरायटीज, सबके फोटोग्राफ। और ये सब मैंने एक लेक्चर में पेश किए, जो बहुत ही सराहा गया, और मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब या किसी पर उसका मौजूद भी है। फिर कुछ दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि एनिमल ऑफ कुरान में उनका भी जिक्र आया है, और उस पर भी आप लेक्चर तैयार कीजिए। तो मैंने एनिमल्स, हैवानात कुरान के अंदर जो हैं, उनमें सूरह यूसुफ के अंदर भेड़िए का जिक्र है, उसका जिक्र किया। गधे का जिक्र कई जगह आया है, और गधे का जिक्र इस तरह आया है कि सूरह लक़मान में एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तू बात कर तो आहिस्ता बात कर, दरमियाना रवि में बात कर, क्योंकि अल्लाह ताला को गधे की आवाज़ नापसंद है। कुरान में लफ्ज़ आया है अस्वातुन हमीर, असौत कहते हैं आवाज़ को, अस्वातुन आवाज़, गधे की आवाज़ अल्लाह ताला को। और आपने देखा होगा जब गधा रेंकता है तो क्या उम्दा म्यूजिकल साउंड होती है। तो उसी सूरह लुक़मान में एक आयत के अंदर, जो मैंने बहुत पहले अर्ज़ किया था बातों में, माँ का तस्करा है कि माँ ने तुझको 9 महीने, हम यही लफ्ज़ हैं, 9 महीने हमल मुशक्क़त में मुशक्क़त उठाकर 9 महीने हमल में रखा, और फिर 2 साल दूध पिलाया, तू उसकी खिदमत कर। और सूरह माइदा और बहुत सी सूरतों में जिक्र है। बहरहाल तो ये 2 प्लान मैंने, तो कुरानिक सेंटर, उसके साथ मुल्क मस्जिद, इतनी खूबसूरत मस्जिद, छोटी है, रमज़ान में तरावी होती है, क्या खुशनानी से वहाँ कुरान पाक पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं जो और मस्जिद में होता है, बहुत सुकून से तरतीब के साथ, तरतील के साथ नमाज पढ़ते हैं। एसी लगा हुआ है, बहुत सुकून होता है। बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत लोग पहुँचते हैं। तो ये
खलीक अहमद निज़ामी साहब का करम था। मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ नाचीज़ का इतना है कि मैंने जब कलकत्ते से आया तो एक प्लांट जिसका नाम टिब्यूबिया रोजिया है, पिंक कलर। टिब्यूबिया रोजिया, रोजिया से आप शायद समझ गए होंगे, yes, sir. रोजी कलर, यस। उसके फ्लावर रोजी कलर होते हैं और पूरा प्लांट पत्ते सब गिर जाते हैं और पूरा का पूरा दरख्त बहुत खूबसूरत गुलाबी फूल से आता है। वो मैंने एंट्री के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का लॉन है वहाँ लगाया था, तकरीबन अब से 24-25 साल पहले। माशाल्लाह हालत यकीन कीजिए, जब वो फ्लावर करता है तो बहुत से असातिज़ा अकराम का फ़ोन मेरे पास आता है जिनको मालूम है कि मैं गार्डनिंग से मुझे दिलचस्पी है, और फ़ोन आता है कि सर आज हम गए थे, इतना खूबसूरत ट्री लेकिन नाम लिखा हुआ नहीं है, नाम क्या है? तो मैं बताता हूँ, उसका नाम टिब्यूबिया रोजिया है। उसके प्लांट मैं जब देहरादून गया एज ए चेयरमैन ऑफ वो लाया और पूरी रो वाइल्ड लाइफ में लगाई है, पूरी रो मैंने सैयद हाउस में लगाई है, पूरी रो मैंने फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी विलायत मंजिल में पूरी रो लगाई है। फैकल्टी ऑफ आर्ट का सामने 2 तरह हैं, फ्लावरिंग वो भी करते हैं, और जब फ्लावर करते हैं तो आजकल तो आपने देखा होगा मोबाइल हर एक की जेब में रहता है, तो एक भीड़ लग जाती है उसका फ़ोटोग्राफ लेने के लिए। मैंने एज ए चेयरमैन बहुत नहीं कर पाया, लेकिन दरख्तों पे हाल ही में नेम प्लेट लगवाई हैं, पूरी नहीं लग पाई, फंड की कमी थी, सिर्फ 200 प्लेट लगी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेंबर इंचार्ज साहब ने वादा किया है कि वो कुछ फंड प्रोवाइड करेंगे कि नई प्लेट्स भी और बन जाए, नई प्लेट लग जाएंगी। बड़ा मैंने एक नई प्लेट उस पौधे, उस दरख्त पर जो वहाँ पर सैयद हाउस में है लगा दी है, और भी मैंने सैयद हाउस में जो रेयर प्लांट्स हैं उनकी एक रोड लगाई है और सब पे बॉटनिकल नेम रख दिए हैं, क्योंकि हाल ही में उसकी काफ़ी ख़ास तौर से इफ्तिखार आलम साहब के ज़माने में जो म्यूज़ियम के चेयरमैन भी थे, बहुत उसकी रोनुमाई हुई है, बहुत उसमें तरक्की हुई है, और उसकी मौजूदा हालत वो बात तो नहीं हो सकती जो गुरुदेव हाउस की है, लेकिन हाँ बहुत संभल गया है और बहुत अच्छा लगता है। जो लोग आते हैं देखते हैं होता है, और यकीनन ये अलीगढ़ के लिए और हमारे पुराने तलबा और तलबात के साथ एक बड़ी खुशी की बात है कि वो एक ऐसा सैयद हाउस देख रहे हैं जो काबिल दीद है और काबिल फ़ख्र है। Whenever Wazah Saab met me in campus, he used to write on my diary, ए ताईर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। यहाँ लाहौती का मतलब एक बर्ड और परवाज़ उसकी उड़ान है। कहने का मतलब है हमेशा हलाल, ईमानदारी और जायज़ तरीके से रिस्क कमाओ। ऐसी रोज़ी मत लो जो आपकी परवाज़ में कोताही करे, आपकी ग्रोथ या आपके सेल्फ इस्टीम को तोड़ दे।